ब्रेक के बाद स्वागत है। खबर पाकिस्तान से, जहां पर बीएलए टीटीपी के हमले के बाद से पाक सेना के हौसले अब पस्त हो गए हैं। बीएलए टीटीपी के हमलों से पाक सैनिकों का मनोबल गिर गया है। पाकिस्तानी सेना के 2500 सैनिकों ने अपनी नौकरी को छोड़ दिया है। एक हफ्ते में 2500 पाक सैनिकों ने अपनी नौकरी छोड़ी है। देश छोड़कर अब विदेश भाग गए हैं पाकिस्तानी सैनिक। नौकरी छोड़कर खाड़ी देशों का रुख कर रहे हैं पाक सैनिक और बताया जा रहा है कि वहां पर मजदूरी कर रहे हैं। खाड़ी देशों का रुख कर रहे हैं पाक सैनिक। बीएलए टीटीपी के हमले के बाद से पाक सेना में हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरीके से सुरक्षा यहां पर सुनिश्चित नहीं की जा रही है, ऐसे में दोहरी मार यहां पाकिस्तान झेल रहा है। एक तरफ से टीटीपी, दूसरी तरफ से बीएलए हमलावर है। पाकिस्तान में सेना और सुरक्षा बलों को हालिया समय में लगातार हमलों का निशाना बनाया गया है। खासतौर से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना पर भीषण हमले हुए हैं, जिसमें बड़ी ही संख्या में मौतें हुई। विद्रोही गुट बीएलए की ओर से किए जा रहे इन हमलों के बीच सामने आया है कि बड़ी संख्या में पाक फौजी सेना की नौकरी अब छोड़ रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना में सुरक्षा बढ़ रही है, लगातार ऐसे में जवानों की मौत हो रही है। पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को सैनिकों की नौकरी छोड़ने के पीछे का मुख्य वजह बताया जा रहा है। पाक सेना को छोड़ने वाले ज्यादातर सैनिक देश के बाहर सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई में काम करने चले गए और ये अपनी जान जोखिम में डालने से बेहतर विदेश जाकर आर्थिक सुरक्षा को चुन रही हैं। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है पाकिस्तानी सेना के भीतर हालात बेहद खराब। ऐसे में सैनिक लगातार हिंसा और सुरक्षा के बीच लड़ने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में सुरक्षा स्थिति बिगड़ने से सैनिकों का मनोबल टूट रहा है, लगातार डीमोरलाइज हो रहे हैं। बड़ी संख्या में सैनिकों का पलायन सेना की ताकत पर अब सवाल भी खड़े करने लगा है। ये ऐसा समय है जब सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान को। इससे भविष्य में पाक सेना की कार्यक्षमता पर भी असर पड़ सकता है। जिस तरीके के हालात फिलहाल पाकिस्तान में बने हैं, ऐसे में देश छोड़कर विदेश भाग रहे हैं पाकिस्तानी सैनिक। सुरक्षा को लेकर असहज हैं। जिस तरीके की परिस्थितियां वहां पर बन गई हैं, ऐसे में खुद की जान बचाने के लिए, खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए यूएई और ऐसे तमाम जगह हैं जहां का रुख करने के लिए, वहां नौकरी करने के लिए पाक सैनिक पहुंच रहे हैं। हमले के बाद से पाक सेना के हालात बेहद खराब। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लगातार कभी आत्मघाती हमला, कभी मस्जिदों पर हमला, कभी मदरसों पर हमला, कभी पुलिस की चौकियों पर हमला। ऐसे में दहशत बेहद ज्यादा बढ़ गई है। और वहीं आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तानी सेना में भगदड़ का भी माहौल है। लगातार यहां पर पाकिस्तानी सेना के, आपको बताएं, अभी तक 2500 से ज्यादा सैनिक हैं जो कि अपनी नौकरी को छोड़ चुके हैं। 2500, ये कितना बड़ा आंकड़ा है। 2500 सैनिकों ने एक सप्ताह के भीतर, एक हफ्ते के भीतर अपनी नौकरी को छोड़ दिया है। और टीटीपी बीएलए के हमलों से पाक सैनिकों का मनोबल गिर गया है। लगातार डीमोरलाइज होते चले जा रहे हैं, नौकरी छोड़कर खाड़ी देशों का रुख कर रहे हैं और यहां पर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना में अब लगातार असुरक्षा की व्यवस्था भी बढ़ती चली जा रही है। जिस तरीके से हमले लगातार हो रहे हैं, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई भागने को अब पाक सैनिक मजबूर हो गए हैं और हालात अब पाकिस्तानी सेना के भीतर बेहद खराब हैं। जब हिंसा और असुरक्षा के बीच आर्मी के पाक जवान लगातार यहां पर आर्मी को छोड़ते चले जा रहे हैं। 2500 सैनिक जो कि अपनी अपनी नौकरियों को यहां पर छोड़कर यूएई जाने को मजबूर हो गए हैं, अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और खुद को सुरक्षित करने के लिए। ये तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं और अब जिस तरीके से ये पलायन देखा जा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के जवान यहाँ नौकरियां छोड़कर भाग रहे हैं, ऐसे में ये पाकिस्तान के लिए अब सरदर्द बन गया है और उससे भी बड़ा सरदर्द बन गया है बीएलए। और इस पूरे मामले को लेकर और बातचीत करेंगे हमारे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और हुसैन जावेद, पाकिस्तानी पत्रकार, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले हुसैन, मैं आपका रुख करूंगी। ये जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, 2500 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवान हैं जो कि अब आर्मी को छोड़कर भाग रहे हैं, यूएई का रुख कर रहे हैं और वहां पर आप नौकरियां करने को मजबूर हो गए हैं। और उनका मानना यह है कि हमारे लिए आर्थिक जो सुरक्षा है और खुद की सुरक्षा वो ज्यादा जरूरी है, जिस तरीके के हालात फिलहाल पाकिस्तान में बने हुए हैं।
जी सबसे पहले तो मैं शाह साहब को वेलकम करता हूँ। एक अरसे के बाद आज उनके साथ शो करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, अब आते हैं आपके इस शो की तरफ। देखिए, मैं एक ही इसके बारे में एक ही लफ्ज कहूंगा, बिल्कुल बेसलेस, और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर मैं इस बारे में आपसे सबूत मांगू कि आप मुझे कोई इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल मीडिया की आज की कुछ स्टोरी दिखा दें कि 2,500 जो हमारे सिपाही हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो यहाँ से फरार हो रहे हैं, तो फिर कोई इसमें बात भी हो। तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। और फौज की जो तरबियत होती है, कि दुनिया की कोई फौज हो, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई फौज होगी कि जिसके सिपाही जंग से और इस तरह के हमलों से तंग आके इस्तीफा देके भाग जाए। अगर ऐसा है तो फिर तो किसी भी फौज की जो ट्रेनिंग है और उनकी जो कैपेबिलिटी है उस पर तो सवाल उठेंगे। आखिर आप सोल्जर्स को क्यों रखते हैं? जो आपके ऑफिसर्स होते हैं उनको रखते क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने आपका जो मुल्क होता है, आपका जो समाज होता है, उसको उसकी हिफाजत करनी होती है। तो मैं इस स्टोरी पे बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहा, और ना ही मुझे इसमें कोई बेस दिखाई दे रही। बिल्कुल हुसैन, लेकिन ये हमारी मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। ये रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 2,500 से ज़्यादा ऐसे सैनिक हैं, और ये बात आज से नहीं कई दिनों से अराइज हो रही है। अली शाह जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपको क्या लगता है, आपका क्या रिएक्शन इस पूरी बात को लेकर? जी देखिए, मेरे को लग रहा है कि पाकिस्तान को अपने गिरबान में झांक के एक बार देखना चाहिए, एक बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। क्योंकि अगर वो अपनी देखिए, अगर मैं बीमार हूं, अगर मैं मानने को कबूल ही नहीं करता कि मैं बीमार हूं, और डॉक्टर के पास ले जाओगे आप मेरे को, नहीं कोई बीमारी नहीं है, कोई दवाई नहीं करनी चाहिए, कोई ऑपरेशन नहीं चाहिए, कोई मरहम पट्टी नहीं करानी, मैं सही हूं बिल्कुल, तो मैं ठीक कैसे होऊंगा? पहले तो आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि कोई प्रॉब्लम है। जब आप ये एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तभी उसका इलाज हो पाएगा। आप अगर डिनायल मोड में रहेंगे बार बार, देखिए हम कोई नफरत की भावना से नहीं कह रहे हैं, हम वेल विशर हैं, हम बड़ी बड़ी पड़ोसी हैं, चाहे कुछ भी हो, रिश्ते कैसे भी हों, हैं तो हम पड़ोसी। हम चाह रहे हैं कि आप कम से कम एक बार देख लीजिए कि इतने हमले हो रहे हैं, पाकिस्तानी सेना खुद परेशान है। आप रिपोर्टों के मुताबिक, ये हम मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहे यहाँ बैठ के, भाग रहे हैं, भगोड़े हो रहे हैं। भाई 99 में पाकिस्तान की सेना ने तो अपने फौजियों को पहचानने से ही इनकार कर दिया था कि नहीं ये हमारे फौजी नहीं है, आप जो चाहे करो। तो इनके फौजी क्यों आके मरे? इनके फौजी आए बॉर्डर पे, क्यों आके मरेंगे वहां पे? बोलेंगे भाई हमें तो यहाँ पे पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं, हमें तो वो दफनाएंगे भी नहीं, हम क्यों आके मरे? मैं आपको सन 2003 का एक वाक्य बताता हूँ, ये रियल किस्सा है ये। मैं सन 2003 में लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। यहाँ पर हमारी हिंदुस्तान की पोस्ट, यहाँ हमारा झंडा, और 30 मीटर के फासले पे उनका झंडा, उनकी पोस्ट, केवल महज 30 मीटर, बीच में फेंसिंग थी, लाइन ऑफ कंट्रोल। हमने एक इंटरसेप्ट पकड़ा था इनके रेडियो सेट पे, और उसमें इनका पाकिस्तान का ऑफिसर अपने जूनियर कमीशन ऑफिसर से बात कर रहा है फोन सेट पे, और बोल रहा है साहब हिंदुस्तान की सेना हमारे बारे में बहुत प्रोफेशनल समझती है, बहुत अच्छा समझती है। जिस दिन उनको मालूम पड़ जाएगा हमारी हकीकत, हमारी असलियत, हम असल में क्या है, उसी दिन आकर ये हमारे पे अटैक कर देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे होती है ना, वैसे बैट एक्शन कहते हैं उसको, बॉर्डर एक्शन टीम, तो उसको बैट एक्शन कर देंगे हमारे पे, तो थोड़ा थोड़ा तैनात रहो। ये पाकिस्तान के ऑफिसर के अल्फाज थे। एक फ्लैग मीटिंग हुई थी बहुत पहले, फ्लैग मीटिंग में हिंदुस्तान का ऑफिसर और पाकिस्तान का ऑफिसर आमने सामने आए थे, इन फ्रेंडली टर्म्स, डिप्लोमेटिक टर्म्स। हिंदुस्तान का ऑफिसर आया बिल्कुल मतलब हट्टा शेर की तरह, पाकिस्तान का ऑफिसर के पीछे एक जवान खड़ा था, छतरी लेकर, छतरी लेकर उसके पीछे पीछे आ रहा है। तो आप बताइए, अगर ऐसा सलूक हो रहा है तो कौन सा पाकिस्तान का सैनिक आएगा सरहद पे मरने के लिए, अपनी जान कुर्बान करने के लिए? बोलेगा यहाँ पर तो हमारी जान की कीमत ही नहीं है, यहाँ पर तो बीएलए हावी पड़ा हुआ है, बीएलए हमले पे हमले हो रहे हैं, हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये फिर भी इनकी सरकार बोलेगी ना, हमें बात नहीं करनी, हम घमंडी हैं, हमें अपना घमंड प्यारा है, करो जो करना है, लोगों की जाने लेनी है ले, हमें मतलब नहीं है। तो जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे ना, तब तक कैसे हल निकल पाएगा? पहले सबसे पहले मेज पे आइए, बात करिए कायदे से, एक हल निकालते हैं ना। हल ऐसे नहीं, नहीं। अच्छा आपने एक बात और गौर करिए, बड़े लॉजिकली मैं ये कह के खत्म करूंगा, बहुत लंबा तकरीर हो गई। देखिए, कोई गिर जाता है पार्क में, सड़क पे 10 लोग दौड़ते हुए हर दिशा में आते हैं, अरे 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 क्या हो गया, लगी तो नहीं, गिरा क्या हो गया? जब पाकिस्तान, जब श्रीलंका में नौबत आई थी, तो पूरी देश, पूरी दुनिया खड़ी हुई थी इनके साथ में।
जब तुर्की पे भूकंप आया था, हिंदुस्तान ने अपना एयरफोर्स, अपने डॉक्टर, अपने आर्मी डॉक्टर तुरंत एक्टिवेट करे और फटाफट रिएक्शन दिया। पाकिस्तान पे नौबत आती है, इनका जो बड़ा भाई जिनको मानते हैं, मुंह बोला चीन, वो कहां पर है? वो कहता है पीछे मोड़, तेज चल, दौड़ के छाल, वो भाग जाता है वहां से, अपनी कंसुलेट को बंद कर देता है। जो मुसलमान मुल्क हैं जैसे कि मिडिल ईस्ट के, जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो कंट्रीज हैं, दुबई के, यूएई हो गए, वो लोग कहां पर है? वो लोग क्यों नहीं इनकी मदद करने आ रहे? क्योंकि सबको मालूम है कि पाकिस्तान जो है आईटी में माहिर है। आईटी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। अब जब तक, और ये खुद जूझ रहा है उग्रवाद से, जिनकी पैदाइश इन्होंने ही करी, आज की तारीख वही भारी पड़ गया है। इन्होंने एक मॉन्स्टर क्रिएट तो कर दिया है, अब उस मॉन्स्टर का क्या करें, वो इन्हीं को आके खा रहा है। अब आप देखिए पाकिस्तान की सेना जो है वो परेशान है, वो वाकई में परेशान है। अगर आप अपने सैनिकों का वेलफेयर नहीं देख बिल्कुल पाओगे, सैनिकों का, तो बिल्कुल आम आदमी अली का क्या शाह जी, वेलफेयर? यहाँ पर पाकिस्तानी सैनिक बेहद परेशान है। हुसैन, एक अरसे बाद आपकी मुलाकात हुई अली शाह जी से, तमाम सवाल यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर उन्होंने खड़े किए हैं, क्या आप इसको लेकर कोई जवाब देना चाहेंगे? जी, शाह साहब का पाकिस्तान के साथ प्यार ही बहुत है, वो तो अच्छी तरह जानते हैं। वो खैर बिल्कुल सही है, खैर ये तो लाइटर साइड की बात है, लेकिन मैं बार यही कहूंगा कि 2007 से जो हमारी आर्मी, ये मुकम्मल तौर पे इनको अच्छी तरह से ये इस बात के लिए ट्रेंड है कि आपने काउंटर इंसर्जेंसी कैसे करनी है। नॉर्मली ऐसे होता है, जो एक बाकायदा आर्मी होती है, ये उनका काम होता नहीं है। लेकिन कई दफा स्पेशली 9/11 के बाद जो हालात बने हमारे मुल्क के अंदर, और उस जब टीटीपी 2007 में सामने आई, तो फिर हमें अपनी फौज को इसके लिए रेडी करना पड़ा है। और आज तक वो जो अभियान है, वो जो कैंपेन है, वो चल रही है। और ये होता है जब इस तरह की इंसर्जेंसीज होती हैं, कई दफा इनमें जो टेम्परेचर होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। आजकल ये हाई है, इससे हमने कभी इनकार नहीं किया। और हर्षा, अभी मैंने सुबह ही आपकी शो में कहा था कि आज हमारे यहाँ बहुत अहम हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग हमारी पार्लियामेंट के अंदर होने जा रही है, जहां हमारे आर्मी चीफ, जहां हमारे पीएम और हमारे तमाम जितने भी सियासी जमातें हैं, वो वहां पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। और वहां पे हमारी एक जबरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी चौक होने जा रही है कि हमने बीएलए से, टीटीपी से और अफगानिस्तान के हवाले से क्या रुख इख्तियार करना है। बिकॉज अब चाहे टीटीपी है, बीएलए है, इनके सेफ हेवंस या तो हमारे मुल्क के अंदर है या वो अफगानिस्तान में है। हमें वहां तक पहुंचना होगा, और एनफ इज एनफ। और आज शाम तक आपके सामने वो तमाम तफसीलात आ जाएंगी कि हम किस तरह का एक्शन करने जा रहे हैं, हमारी सोच क्या है। और आई थिंक ये टाइम आ गया। एक बात मैं इसमें जरूर ऐड करना बिल्कुल चाहूंगा कि देखें, अक्सर इस तरह से मैंने अक्सर इंडियन मीडिया में देखा है कि बीएलए है या टीटीपी है, उनको बहुत ज्यादा इस तरह से एक रॉबिन हुड की तरह पेश किया जाता है। तो मैं आपको बताऊं, ये इनका क्लेम हो सकता है, खासकर बीएलए का, कि हम एक आजाद बलूचिस्तान चाहते हैं। लेकिन जो जिनमें इतनी हिम्मत हो ना, उनका एक सियासी चेहरा भी होना चाहिए, उनके पास कोई लैंड भी होना चाहिए। ये सिर्फ आते हैं हिट एंड रन, यानी कि हिट होगा उसके बाद ये भाग जाएंगे, क्योंकि इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है अपना सर्वाइवल करना। और जिनको ख्वाहिश होती है कि उन्होंने एक मुल्क हासिल करना है, एक हिस्सा हासिल करना है, वो फिर सामने आते हैं, उनके पास एक इलाका होता है, उनके पीछे अवाम की हिमायत होनी चाहिए, जो इन सैवजेस के पास नहीं है। और इनका तो कला कमा करने का जो वक्त है वो अब आ चुका है। बिल्कुल अली शाह जी, मैं आपका रुख करूंगी। क्या लगता है, क्या स्ट्रैटेजी अब पाकिस्तान को अपनानी चाहिए, और आपको क्या लगता है कितने टाइम फ्रेम में अब चीज़ें नॉर्मलसी के टुवर्ड्स जाती हुई नजर आएंगी, या फिर आएंगी भी नहीं? हर्षल जी, आपने बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है आपने। मैं दाग देता हूं आपकी समझ की। देखिए, बात ही हुसैन जावेद साहब को ये समझना पड़ेगा कि अगर वो नॉर्मलसी चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो चैन से सोना है तो जाग जाओ। अनुमन ये लाइन तो सुनी होगी। ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, इनका एक रुतबा होगा वहां पे पाकिस्तान में। आपके ही चैनल पे कल ये पाकिस्तान की पत्रकार आते हैं और बोलते हैं कि हमको तो पता ही नहीं ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में, न्यूज ब्रेक होती है हिंदुस्तान की तरफ से, तब हमको मालूम पड़ता है। तो चैन से सोना है तो जाग जाओ। आपका मिलिट्री इंटेलिजेंस का फेलियर बार बार होता रहता है, आपको खबर नहीं होती। आपके पत्रकारों का फेलियर होता रहता है, आपको खबर नहीं होती। हुसैन जावेद साहब ने बोला कि बीएलए को हम रॉबिन हुड की तरह पेश करते हैं। हम कोई बीएलए को रॉबिन हुड की तरह पेश नहीं करते। हम जो साफ बात करते हैं, साफ साफ बात करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी। अब आप देखिए,
अगर पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रही है हमारी गलती है? नहीं। अगर पाकिस्तान के पीओके आजाद होना चाहता है हमारी गलती है? नहीं। अगर वहां पे सिंध प्रोविंस में सिविल वॉर हो रही है हमारी गलती है? नहीं। अगर वहां के जो हेड ऑफ स्टेट है उनको असैसिनेशन हो रहा है हमारी गलती है? नहीं। पाकिस्तान का दरअसल एक इतिहास रह चुका है। 1947 में जब आजादी मिली इनको 14 अगस्त 1947, आप देखिए 1951 में लियाकत अली खान इनके पहले वजीर आजम, उनका असैसिनेशन हो गया था। इसके बाद देखिए 1983 में शहबाज शरीफ जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के, इनका जो प्राइम मिनिस्टर बना, इनको भगा दिया पाकिस्तान से। बाद में आए जब शहबाज शरीफ आए। आप देखिए जुल्फिकर अली भुट्टो की बात करते हैं, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे, ये अल्फाज थे उनके। अब आज की तारीख में पाकिस्तान न्यूक्लियर शक्ति जरूर है, इनके आवाम के पास खाने को अनाज नहीं है। इनके जो जुल्फिकर अली भुट्टो थे उनको जनरल अयूब खान लेकर आए थे, पाकिस्तान की मिलिट्री लेकर आई थी। बाद में इन्हीं को ही पाकिस्तान इतने पावरफुल हो चुके थे ये कि पूरा पाकिस्तान इनको डैडी डैडी के नाम से कहने लग गया था। तो पाकिस्तान की मिलिट्री इनसिक्योर हो गई। पाकिस्तान की मिलिट्री ने हाई कोर्ट ऑर्डर के तहत टू लेजिटिमाइज इट, उसको लीगलाइज करने के लिए उनको फांसी भी चढ़ाया। अब आप देखिए बेदर भुट्टो का भी असैसिनेशन हुआ था। आप देखिए जनरल परवेज मुशर्रफ को भगोड़ाना पड़ा, जो 1999 के आर्किटेक्ट थे कारगिल वॉर के, उनको भगोड़ाना पड़ा पाकिस्तान से। उनका इंतकाल भी बाहर हुआ, वो वापस अपने मुल्क में नहीं आ पाए। आप देखिए पाकिस्तान का इतिहास है, जो हमारी गलती है? नहीं। तो अगर बीएलए ने 2000 में सिविल ब्लास्ट करे हमारी गलती है? नहीं। 2007 में इनके बीएलए की लीडर का खात्मा हुआ, मैं मानता हूं। इनके भाई ने टेक ओवर किया, वो भाई चले गए यूके, हमारी गलती है? नहीं। 2010 में बीएलए ने इनके स्कूल पर हमला किया। बिल्कुल अनिशा जी, आपकी बात में कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं हुसैन बोलिए। थैंक यू आशा, बहुत अच्छी हिस्ट्री बताई शाह साहब ने। इसमें दो चीजें और भी ऐड कर पढ़ के आते हैं सर, हम पढ़ के जिस तरह आपने बेनजीर के कत्ल की बात की, उस तरह बात की, तो इंडिया में भी इंसर्जेंसीज हुई हैं 1947 के बाद ही हुई हैं। और उन इंसर्जेंसीज के सामने ही हमने देखा है उनकी वजह क्या ही, इंदिरा गांधी की हत्या जो होती है अक्टूबर में 84 में, इंसर्जेंसीज उसका रद्देमल था, वो भी था। फिर उनके बेटे 1991 में राजीव गांधी इंसर्जेंसीज के पीछे एलटीटीई की खुदकुश ने उनको उड़ा दिया। इसका शिकार आप भी बने। कहने से मुराद ये नहीं कि मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग करूं, मैं कह रहा हूं ये हालात इंडिया पाकिस्तान के अंदर हैं, लेकिन सिर्फ इसमें पाकिस्तान को स्पेसिफिक करके मत चलें। आपके यहाँ भी ये हुआ है, आपने भी अपने 2 प्राइम मिनिस्टर खोए हैं इन्हीं दहशतगर्दों के हाथों, चाहे उनके पीछे खालिस्तानी हो चाहे उनके पीछे एलटीटीई हो। तो इतिहास आपका हमारा ऐसा ही है। ओके, मैं एक लॉजिकल जवाब देता हूं मैं हुसैन जावेद साहब को बड़ी इज्जत से। देखिए हुसैन जावेद साहब, मेरे बात का उत्तर का जवाब आप ही ने खुद दे दिया। आपने बोला चाहे असैसिनेशन हुए हिंदुस्तान में भी, 2 असैसिनेशन की बात की ना आपने, चाहे इसके पीछे एलटीटी हो चाहे इसके पीछे खालिस्तान हो, ठीक है। हमने तो ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के उग्रवादी लश्कर तोयबा या जैश ए मोहम्मद या पाकिस्तानियों ने आकर ये कत्ल किया, हमने तो नहीं बोला सर। हमने कभी इल्जाम नहीं लगाया आप पे, हमने जो है एज इट इज बोला हमने, ठीक है। आप क्या वो करते हैं, अरे बीएलए को रॉ फंडिंग कर रहा है, अरे इसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है, अरे ये साजिश कर रहा है। हम क्यों करेंगे भैया, हम अपने आप पता है प्रॉब्लम क्या है हर्षा जी, पाकिस्तान की प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ आपको। मेन प्रॉब्लम ये है कि वो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो अपने पड़ोसी की खिड़की में क्या हो रहा है वहां झांक कर उसके सुख से दुखी है। मेन प्रॉब्लम ये है। जब ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई तो क्यों नहीं ये अपने आप अपने गिरबान में झांक कर देखते हैं। अभी बीएलए ने बोला कि 90 तकरीबन फौजी मारे गए, पाकिस्तानी सरकार के बयान आया नहीं 6-7 फौजी केवल। अब 6-7 हो या 90 हो, फौजी फौजी होता है भैया। एक फौजी की कीमत भी हम जानते हैं, हिंदुस्तान जानते हैं क्या होती है। एक हैदर फिल्म आई थी, उसमें मैंने एक्टिंग करी थी, उसमें मेरा एक लाइन था, नो मिलिटेंट डेड और अलाइव इज वर्थ माय सोल्जर्स लाइफ। एक उग्रवादी कितनी भी उग्रवादी मार दो मगर मेरे एक फौजी के बराबर नहीं कर पाएंगे वो। तो चाहे अब इनके पत्रकार कल बोलते हैं, जब हिंदुस्तान से खबर आई कि 90 फौजी मार दिए गए, तो मैं देखा कि डबल डेकर बस वहीं चल गई पाकिस्तान में, और 1970s के बाद से वो बंद है। अरे कोई ये मालूम होना चाहिए कि पत्रकार को डबल डेकर बस की बात कर रहे हैं। डबल डेकर बगैर वो 40 सीटर की होती है एक बस, कहते थे। तो अगर 40, 80, 10 लोग क्या खड़े होकर जाएंगे क्या बस के अंदर है? तो ये लोग इनको अपनी थोड़ी, और हुसैन जावेद साहब ने खुद दाग दी, खुद बोला, प्रशंसा करी मेरी हिस्ट्री की, भाई
बड़ी अच्छी हिस्ट्री बताई है, खुद बोला अभी आपके चैनल पे लाइव, सबकी पूरी दुनिया के आगे बोला है। क्योंकि हम भैया पढ़ के आते हैं, हम रिसर्च करके आते हैं, हम सोच समझ के आते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, हम स्ट्रेटजी के बारे में सोचते हैं, हम 10 कदम आगे देखते हैं। आप लोग क्या है ना, देखिए 2 मुल्क उनके साथ में जन्म हुआ, तकरीबन जन्म, मैं क्या बोलूंगा, अपना सफर स्टार्ट किया, मैं ये बोलूंगा 1947। आप बल्कि बड़े हैं हमारे से कुछ चंद घंटे। एक मुल्क जो वो आगे बढ़ा है तरक्की की राह पे है, हम कहाँ कहाँ पहुंच के, चंद्रयान और मिशन मून, क्या 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 नहीं कर बैठे हम। और दूसरा मुल्क भी चल रहा है लेकिन पीछे की ओर चल रहा है, और आप ये कबूल करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल अली शाह जी, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं डिनायल में रहने की है और एक्सेप्टेंस ना करने की है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए अब आपको बताते हैं जो 2500 सैनिक यहाँ काम छोड़ कर जा रहे हैं वो आखिर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पलायन कर रहे हैं। आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पाक सैनिक कहाँ काम करने गए हैं, वो जगह है सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई, जहां पर जाकर वो पनाह ले रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। और लगातार यहां पर ये देखिए 4 जगह आपकी टीवी स्क्रीन पर, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई, जहां पर जाकर अब पाक सैनिक काम करने को मजबूर है। और वजह है आर्थिक सुरक्षा और खुद की जान की सुरक्षा। जिस तरीके से परिस्थितियां लगातार पाकिस्तान में बनी हुई हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक अच्छी खबर आपको दें, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने बेटी को जन्म दिया है। ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में बेटी को जन्म दिया है। पहली बार पिता बनने पर खुशी से झूम उठा है सचिन। भारतीय नागरिकता को लेकर भी यहां पर तमाम सवालात खड़े होने लगे हैं। पहली बार पिता बनी है सचिन। आपको बताएं कि पाकिस्तान से सीमा हैदर एक गेम के जरिए सचिन से मिली थी, जिसके बाद प्यार के लिए सीमा पार कर आई थी। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर 5वीं बार मां बन गई हैं। ये बच्चा सीमा हैदर और सचिन मीणा का है। सीमा ने ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया है। इससे पहले सीमा के 4 बच्चे ऑलरेडी हैं और वो भी उनके साथ पाकिस्तान से भारत आ गए थे। जानकारी के मुताबिक सीमा हैदर और पैदा हुई बच्ची दोनों ही हेल्दी हैं। सीमा को सोमवार को प्रसव पीड़ा हुई थी, जिसके बाद सचिन और उसका परिवार उसे ग्रेटर नोएडा से एक अस्पताल लेकर पहुंचा और डॉक्टर्स की निगरानी में, देखरेख में उन्होंने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। और परिवारजन बेहद खुश हैं, कहते हैं कि जच्चा और बच्चा दोनों ठीक है, जल्दी अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। और वो बेटे के जन्म से बेहद खुश हैं। बेटे के जन्म से पहले सीमा हैदर की गोद भराई की रस्म भी पूरी हुई थी। पूरा परिवार इसमें शामिल हुआ। सीमा हैदर के अधिवक्ता और मुंह बोले भाई एपी सिंह भी अपना बयान दर्ज कराते नजर आए थे। वो कह चुके हैं सीमा हैदर के बच्चे को भारतीय नागरिकता दिलाएंगे, लेकिन अब नागरिकता को लेकर भी तमाम सवाल यहां पर लगातार खड़े होने लगे हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान से आई थी, एक गेमिंग के जरिए यहां पर सचिन मीणा से उनकी मुलाकात हुई और पाकिस्तान से नेपाल के जरिए वो जब भारत आई थी तो तमाम विवाद भी खड़े हुए थे। अब अपने 5वें बच्चे को उन्होंने जन्म दिया है और बच्ची को, बेटी को यहां पर जन्म देने के बाद परिवारजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पूरे देश और दुनिया के लिए आज बहुत ही खुशी की बात है, बधाई की बात है कि सीमा मीणा, सचिन मीणा के दाम्पत्य जीवन में आज उनके यहाँ सुबह 4 बजे, प्रातः 4 बजे धन लक्ष्मी, जिसे कहते हैं लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है। यानी कि बेटी का जन्म हुआ है, पुत्री का जन्म हुआ है। पुत्री धन, लक्ष्मी धन के रूप में आज सुबह 4 बजे सीमा मीणा, सचिन मीणा के घर में जन्म लिया है बेटी ने, बच्ची ने। सबको बहुत बहुत बधाई। और ये भी खुशी की बात है कि सीमा मीणा की डिलीवरी जो हुई है बिल्कुल नॉर्मल है। जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। खबर दिल्ली से है, जहां पर लूट की बड़ी वारदात देखने को मिली है। बंदूक की नोक पर 80 लाख की लूट कर ली गई है। फायरिंग के बाद बैग छीनकर फरार हुए बदमाश। लाहौरी गेट इलाका जहां पर कारोबारी से लूट हुई है। सीसीटीवी में ये पूरा हमला और घटना कैद हो गई है। लूट की वारदात का वीडियो भी सामने आया है। दिल्ली का लाहौरी गेट थाना इलाका, जहां पर हवाला व्यापारी से करीब 80 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। व्यापारी को लूटने के लिए बदमाश ने पहले फायरिंग की, फिर रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो चला।
घटना हवेली हैदर कुली चांदनी चौक की बताई जा रही है। इस लूट का वीडियो सामने आया है, आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देखिए। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये देखिए किस तरीके से फायरिंग करने के बाद यहां हवाला व्यापारी से 80 लाख की लूट कर ली गई। दिन दहाड़े ये देखिए आसपास लोग भी मौजूद हैं और हाथ में बंदूक ताने यहां किस तरीके से खुलेआम फायरिंग करता है, जिसके बाद हवाला व्यापारी से 80 लाख की लूट कर लेता है। और ये देखिए आसपास के लोग तमाशबीन बने रहे। ये बेहद बड़ी घटना दिल्ली के लाहौरी गेट से सामने आई है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है और जल्द ही जल्द पुलिस का कहना है कि इस फुटेज के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। लगातार आरोपी को पकड़ने की तमाम कवायदें जारी हैं। सबसे बड़ी बात जो रही, जिस तरीके से दिन दहाड़े आसपास लोगों की मौजूदगी में ये इस घटना को अंजाम देता है। हवाला व्यापारी था जिससे यहां 80 लाख की लूट ली गई है। बंदूक की नोक पर यह पूरी लूट और आसपास के लोग तमाशबीन बने रहे। फायरिंग करता है, ये देखिए। इन्हीं तस्वीरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर।